तो देखिए, कल का लेक्चर में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, है ना। और उसके साथ ही में हमने एक लास्ट में रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया था किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। याद आया? जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये वाले की बात हम कर रहे हैं, है ना। यानी कि म्यू एल इज इक्वल टू कितना आया था, ई बाई 2m into L, where L is representing angular momentum, है ना। अच्छा ये बताओ, जो एक फिगर शो किया गया था शुरू में आपने बनाया होगा, उस फिगर में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था ये बात कि दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टा आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात जब कर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के केस में आप इस फिगर को क्लियर होगा आपको कि मैंने दिखाया था कि L और ये म्यू दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, याद है ना। और आप जानते हैं दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखे जाने की बात आ सकती है। तो जहाँ पे हमने ये लिखा है ना, इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं बताओ ज़रा। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे तो हमें ऐसा लिखना होगा। क्या बताओ कि अगर म्यू वेल लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में, तो आपको लिखना होगा ई बाई 2m इंटू एल, इसके ऊपर भी वेक्टर, लेकिन आगे आपको एक क्या लगाना होगा बताओ ज़रा, माइनस साइन। कितने लोग एग्री करते हो? इलेक्ट्रॉन के केस में क्योंकि दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, नेगेटिव साइन ही हो सकता था, है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ी तो आप माइनस साइन में लिखेंगे। समझ गए सब लोग, है ना। तो देख लीजिएगा एग्जाम में किस सेंस में पूछ रहा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की डिस्कशन हो रहा है तब तो ये माइनस माइनस का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात आ गई है इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है सबको? कोई डाउट यहाँ तक में नहीं है ना? अच्छा, एक डाउट आया था अमन का मेरे पास कि सर स्ट्रेट करंट कहीं कंडक्टर हुआ तब भी क्या उसके डाइपोल मोमेंट हो सकता है? तो नहीं, तब डाइपोल का कोई लॉजिक बनता नहीं है ना। एक्चुअली में होता क्या है देखो, देखिए ध्यान से। तो जब आप कल जैसे सर्कुलर लूप ले रहे थे ना हम, तो उसमें डाइपोल की बात, डाइपोल वर्ड दो अक्षरों से बना है, समझ रहे हो ना, डाई एंड पोल। डाई का मतलब क्या होता है, दो, और पोल का मतलब आप समझ ही रहे हो कि ध्रुवीकरण जिसको हम बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे अर्थ भी डाइपोलर है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आप पढ़ते हैं, है ना। तो होता क्या है जब हम सर्कुलर लेते हैं, जैसे हमने ये सर्कुलर लिया, मैं साइड व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा, इसमें अगर करंट चल ही रहा हो, ठीक है, इसमें मान लो इधर इस तरफ से करंट चल रहा हो, एक मिनट मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और क्लियर कर दूं आपके लिए। मान लो इस तरीके का सिनारियो है, समझ रहे हो? वही सेम लॉजिक, ये वाला हिस्सा आपके सामने की तरफ के समझाने के लिए मैंने यूज़ किया, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके तरफ ये वाला फेस यानी कि प्लेन के ऊपर, क्लियर है ना, 3D विजुअलाइजेशन, है ना। तो इसमें करंट मान लो ऐसे चल रहा है इधर से इधर, ठीक है ना। तो बुद्धि चला, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहूँ मैं, तो फील्ड लाइन ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने लोग एग्री करते हो? राइट हैंड पाम रूल लगाओ जरा। ऐसा ही बनेगा, और नीचे से इधर आएगा और इसके अंदर से होता हुआ ऐसे निकलेगा। कितने लोग एग्री करते हो? ठीक है। और इसके बाकी साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने की कोशिश करोगे ना, जानते हो कैसे दिखाई देगा? देखो जरा कितने लोग एग्री करते हो। ऐसा बनेगा, इसके अंदर से बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये अंदर का कहानी मैं बता रहा हूँ, दोनों साइड की तरफ। सर ये कैसे आपने बना लिया? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया हूँ, देखो जरा। अगर मैं सेम राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करूं, यहाँ पे बताओ, तो इस तार में करंट कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस एंड पे
करंट जहाँ पे मैंने पिंक से गोला बना दिया, यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। कितने लोग एग्री करते हो? तो क्रॉस साइन से दिखा दूं, चलेगा? करंट अंदर की तरफ, तो वही लॉजिक लगाओ। आप अंदर की तरफ अंगूठे को सेट करो। याद है वो राइट हैंड पाम रूल का क्या लॉजिक था? ये हमें स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर को इस तरह राइट हैंड से पकड़ना होता था, जिसमें अंगूठा बताएगा करंट का डायरेक्शन और उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ठीक है, उस जगह पे तार को पकड़ लो जरा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो इधर ये इस तरह के लूप है ना। मैं कह रहा हूँ इस एंड पे, ये जहाँ पे मैं ये पकड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर मैं पकड़ लूँ इसको, तो ऐसे ही पकड़ूंगा, राइट हैंड से पकड़ना होगा। तो कितने लोग एग्री करते हो? और मेरा जो अंगूठा है ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ दी करंट। तो मेरे जो उंगलियां हैं ये क्या बता रही हैं? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं? क्लियर है? समझ गए? ठीक है ना? तो ये चीज ऐसे बना हुआ, लेटाया हुआ है, मान लो ये रिंग, तो मैं यहाँ पे पकड़ लिया तो अंगूठा मेरा आपके करंट के डायरेक्शन बता रहा है, तो उंगलियां क्या बता रही हैं? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे घूम के आएंगी कि नहीं मेरी उंगलियां? कितने लोग समझ गए? अब क्लियर है? तो उसी को मैंने ग्रीन लाइन से दिखा दिया है। अच्छा ये बताओ, क्या इसको आप कंपेयर कर पा रहे हो बार मैग्नेट से? कितने लोगों को विजुअलाइजेशन हो रहा है? अगर बार मैग्नेट होता, इमेजिन करो अगर ये बार मैग्नेट होता तो ऐसा ही होता कि नहीं होता? होता। और तब आप क्या लिखते बताओ? यहाँ पे आपको ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये कौन सा पोल की तरह बिहेव कर रहा है? साउथ पोल। कितने लोग इस बात को एग्री कर गए हो? ठीक है ना? इसीलिए कहानी किस चीज का जनरेट हुआ है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का। क्योंकि ये जो इस तरह से जो लूप होते हैं जो कि करंट कैरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो कुछ हद तक हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? बार मैग्नेट के साथ। इसीलिए अराइज हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की कहानी। समझ गए हो? स्ट्रेट वायर की वजह से ऐसा नहीं होने वाला है, समझ गए होगे? ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि स्ट्रेट वायर की वजह से तो सीधे सीधे सर्कुलर लूप बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते चले जाते हैं, याद है? अगर स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे सीधे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते चले जाते हैं, तो उसमें बार मैग्नेट जैसा बिहेव तो नहीं करवाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए लॉरेंज फोर्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है लॉरेंज फोर्स। देखिए ये बताओ, दो अलग अलग चीज़ों के डिस्कशन एक साथ हम कर रहेंगे। पहले थोड़ा सा दोनों चीज़ आप पढ़े हुए हो, कुछ भी इसमें नया नहीं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में पढ़ा हुआ चीज़ को एक्चुअली दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ फ्यूज़ करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिए आपके पास अगर एक चार्ज है, एक चार्ज है, अगर उसको मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, कहाँ रख दूँ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? तो उसमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? अगर हमने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसमें लगता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगता है आप जानते होगे, याद है? फोर्स बराबर क्यू इंटू ई पढ़ाया गया था। अगर आप देखोगे तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पे कितना लगता है? वो लगता है क्यू इंटू ई के बराबर। ये पढ़े हुए हो आप, है कि नहीं? इतना लगता है। तो if a charge is present in a electric field, it will experience a electrostatic force that is Q into E। ये बात पता है, ठीक है ना? दूसरा, अगर आपके पास एक चार्ज हो और उसके पास वेलोसिटी हो, यानी कि चार्ज है और साथ ही साथ उसके पास वेलोसिटी है, और वो उसको अगर रख दिया जाए कहाँ पे, किस जगह पे भेजा जाए? ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या मौजूद हो? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? इफ अ मूविंग चार्ज इज प्रेजेंट ओवर अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स। याद आया? इस चैप्टर में ही आपने पढ़ा है, शुरुआत में ही से शुरू किया था चैप्टर ही, तो आपको याद होगा कि एफ बी से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था, और शायद आपको याद हो ये आता है फाइनली क्यू भी क्रॉस बी। बहुत डिस्कशन किया था, 2 लेक्चर मिलके, याद आया सबको? तो फोर्स बराबर आता है क्यू भी क्रॉस बी। तो ये हुआ कब के लिए? जब किसी चार्ज को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें चार्ज के मोशन होने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर चार्ज है, रेस्ट में है, तब भी चलेगा। चार्ज है, बस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो वो महसूस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर चार्ज है, उसके पास रफ्तार है और वो उसको कहाँ पे छोड़ा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो महसूस करेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना? अब अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, मतलब हमारे पास एक चार्ज है,
उसके पास वेलोसिटी है और उसको ऐसे जगह पे भेजा जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। समझ रहे हो ना? एक ऐसे दुनिया में, एक ऐसे स्पेस में हमने उस चार्ज को भेज दिया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से Q इंटू ई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, और क्योंकि चार्ज के पास रफ्तार है, तो इन दोनों को मिला के उसके पास कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज Q V क्रॉस B। तो उस चार्ज पे दोनों फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा ना? तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बताओ जरा। तो उसका जवाब ये रहा आपके सामने, बड़ा सिंपल सा है। अगर दो फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स आप कैसे पता करते हैं? याद करो, वेक्टर एडिशन से। दोनों फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप दोनों फोर्स को क्या कर देंगे? उसके डायरेक्शन में ध्यान में रखते हुए इसको जोड़ देंगे, यानी कि वेक्टर एडिशन करेंगे, सीधे सीधे कहूँ तो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा QE प्लस QV क्रॉस B। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गया है? सबको समझ में आया? तो ये हुआ उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लॉरेंज फोर्स के नाम से, है ना? तो आप इसको सीधे सीधे नोट डाउन कर लीजिए जो आप स्लाइड्स में देख रहे हैं ना। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। अब देखो, यहाँ से एक खूबसूरत पैरामीटर अराइज होता है। बताओ क्या? ये जो आप देख पा रहे हैं कि F इज इक्वल टू, जो टोटल F नेट आया है वो इस तरीके से आया है, FE प्लस FB, ऐसा आया है ना? सीधे सीधे शॉर्ट में कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यही ना है? मतलब इसी को शॉर्ट में मैंने लिख दिया, जिसको मैंने यहाँ दिखाया कि मैंने दोनों को ऐड ही तो किया, FE और FB को। तो F बराबर FE प्लस FB। अच्छा देखो, जब दो फोर्सेस आपके पास हो, या दो हो या दो से अधिक भी, मतलब एक से अधिक के केस में हो जाता है, दो हो, तीन हो, चार हो, ये तीनों, इस सब के लिए ये चीज़ लागू हो जाती है। पर इस केस में तो बड़ा आसानी से ये चीज़ हम लागू कर सकते हैं, जो हम बताने जा रहे हैं कि भाई दो फोर्स को हम वेक्टर एडिशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप जानते होंगे कि दो फोर्स के दम पे हम बैलेंस सिचुएशन अराइज कर सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हो? दो फोर्स के दम पे हम बैलेंस्ड फोर्स के सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो? दो फोर्स है, अगर हमने इस तरीके से सेटअप कर लिया कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और ऑपोजिट डायरेक्शन का हो, तो ऐसे स्थिति में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या राइज किया जा सकता है? जीरो। कितने लोग एग्री करते हो? इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आर अप्लाइंग ओवर अ गिवन बॉडी, देन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम टेबल के ऊपर रखते हैं, है ना, तो उस पर दो फोर्स लगता है, आपको पता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा होता है, और एक आप जानते हैं नीचे का जो टेबल है इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा जो कि इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगता है। और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में क्यों रह पाता है? क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है बताओ? जीरो। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन का हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर कहीं हम ऐसा कर पाए कि जो चार्ज पार्टिकल को हमने भेजा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो, और अगर ऐसा हम सिचुएशन अराइज कर दें कि जहाँ पे इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो वो दोनों क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और अपोजिट डायरेक्शन का हो, तो हम जीरो फोर्स का सिचुएशन तैयार कर सकते हैं। कितने लोग एग्री कर गए हो बताओ? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सी बात है ना? ठीक है, चलो ठीक। तो ये बताइए, अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। हमने एक स्पेस, जैसे ये रूम है मान लो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे आप बैठे हैं, आप अपने रूम को समझिए, और वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर दिया है किसी ना किसी डिवाइस से, जैसे भी किए हो आपने किया है ना? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने किया है, कोई ना कोई हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया है। और उसी जगह पे हमने एक यूनिफॉर्म क्या बना दिया है? मैग्नेटिक फील्ड भी बना दिया है। ठीक है, तो हमने अपने रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडी कर दिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे सोचो,
अगर हम अपने कमरे में एक चार्ज को लेके आए, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लेके हम कमरे पे आए हैं। अब ये बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उसको तो चार्ज के रफ्तार से तो कोई लेना देना होता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और खुद उस चार्ज पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो उस चार्ज का कितना रफ्तार है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई मतलब नहीं होता है। तो आप चार्ज लेके आइए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले से बना रखा है, तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट रहेगा और हमेशा मेंटेन रहेगा। ये बात एग्री करते हो? ठीक है ना, ऐसा ही होगा। ठीक, अब आते हैं आगे वाले हिस्से पे। यहाँ पे हमने अपने कमरे में मैग्नेटिक फील्ड भी तो लगा रखा था, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा वो किस बात पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे करता है। ठीक है, तो अगर हमने मान लो धीमा वेलोसिटी से चार्ज को एंटर करवाया तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी थोड़ा होगा, कम होगा। मानते हो ना, फोर्स बराबर क्यू भी इंटू बी है। तो अगर आपने वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर कम रखोगे तो फोर्स भी कम लगेगा। और अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाएंगे तो लगातार मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने धीरे वेलोसिटी से अगर एंटर कराया चार्ज को तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी बहुत कम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम चार्ज की रफ्तार बढ़ाते चले गए तो नतीजा क्या होगा? जो चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये बात मानते हो? ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज हो गया। अब बताओ, जो आपके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था चार्ज के ऊपर, वो तो एक कांस्टेंट नंबर था ना, वो तो एक कांस्टेंट नंबर था। अभी तो बोला वो तो सिर्फ क्यू और ई पे डिपेंड कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है जहां पे मैंने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को लेके आया उसके ऊपर मान लो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। ठीक है, अब आप जैसे ही चार्ज को लेके आके अगर चुपचाप रख दिए होते, यानी कि वेलोसिटी क्या करते, जीरो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता बताओ जरा? जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता तो मैग्नेटिक फोर्स अपने आप जीरो हो जाता। कितने लोग एग्री करते हो? हाथ उठाओ पहले। अरे भी जीरो तो फोर्स जीरो, वेरी गुड। अब मान लो मैंने भी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, रफ्तार को बढ़ा दिया, तो जैसे ही रफ्तार थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये जो इसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बस शर्त बस है कि वेलोसिटी जो हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बस ना हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा तो क्यू भी क्रॉस बी, तो क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो अगर थीटा अगर जीरो हो गया तो साइन 0 डिग्री बराबर जीरो आता है। याद आया? ये पुराना लेक्चर्स हैं। तो अगर आप वेलोसिटी कितना भी बढ़ाते चले जाइए फोर्स जीरो ही रहेगा। कितने लोग एग्री करते हो? अगर मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन पैरेलल कर दिया या फिर एंटी पैरेलल कर दिया, यानी कि या तो बी के डायरेक्शन में या फिर बी का ऑपोजिट, तो ऐसी स्थिति में जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो या तो जीरो बनेगा या फिर 180 बनेगा। और दोनों ही सूरत में आप वेलोसिटी कुछ भी करते रहिए, कितना भी बढ़ा दीजिए, उस पर फोर्स तो जीरो ही लगेगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन को आप अवॉइड करके चलिए कि हम पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं भेज रहे हैं। यानी कि ज़्यादा स्पेसिफिक कहूँ तो ये मान के चलो कि हम वेलोसिटी जो रख रहे हैं वो बी के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, चलेगा? हमने जो चार्ज को रफ्तार देनी है वो मैग्नेटिक फील्ड के किधर देनी है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, चलेगा? पक्का? तो साइन थीटा की जगह पे कितना लिखोगे? 90, और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो एक स्पेसिफिक जानबूझ के हमने केस ले लिया है जहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था बेटा वो कितना लग रहा था? हमने एग्जांपल लिया था लेट्स से 100 न्यूटन। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगा जब वेलोसिटी जीरो था, जब हमने चार्ज को कोई रफ्तार नहीं दिया, चुपचाप जाके अपने कमरे में रख दिया टेबल के ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना था? जीरो। अब जैसे ही मैं वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते 100 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? 100 न्यूटन होगा, ऐसा ही होगा। क्लियर? अब अगर अब भी अगर आप
वेलोसिटी बढ़ाते चले जाओगे तो अब जो फोर्स होगा मैग्नेटिक वाली वो 100 से भी अधिक होने लगेगी। कितने लोग एग्री करते हो? हम वेलोसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम आया जब 100 न्यूटन हो गया, जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर रहा था। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब इससे अधिक आप अगर फोर्स अगर आप वेलोसिटी अगर और बढ़ा दोगे तो जो फोर्स होगा वो अब 100 न्यूटन से भी ज़्यादा होगा, जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से क्रिएट हो रहा था। एग्री करते हो सब लोग? ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब एक और कंडीशन हम दिमाग में एज्यूम करते हैं, फिर कैसे होगा ये तो बात की बात हम संभाल लेंगे। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के उल्टा क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हो सिचुएशन? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, लेट से वो ऊपर की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ, आपके कमरे में ऊपर की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको मान लो चलो नीचे की तरफ। कहां पे मान लीजिए? नीचे की तरफ, ठीक है, क्लियर, डाउनवर्ड। तो अब हमको ये बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, ठीक। अच्छा ये बताओ, जब हमने चार्ज को लेके आके रख दिया है, ठीक है ना, तो इसमें फोर्स किधर लग रहा है बताओ? ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, तो ये चार्ज कहाँ की तरफ चलना शुरू कर देगा? इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? भैया फोर्स ऊपर की तरफ है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, तो ये चार्ज आपके कहाँ जाएगा? ऊपर के तरफ, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही आपने थोड़ा सा चार्ज का वेलोसिटी बढ़ा दिया, चार्ज का वेलोसिटी क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने शुरू हो गए हैं। पहले 0 लग रहा था, अब मान लो 10 न्यूटन लगना चालू हो गया है। कितना न्यूटन? 10। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा था? ऊपर के तरफ। कितना? 100 न्यूटन। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? नीचे के तरफ। और कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 100 और मैग्नेटिक फोर्स 10, तो बताओ अभी भी कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है इस वक्त? ऊपर 100, नीचे 10, तो अभी भी जो नेट बचा है वो बचा है 90 न्यूटन। और कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। कितने लोग मानते हो? मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर होगा। जो नेट फोर्स है वो अभी भी कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है और 90 न्यूटन है। तो बताओ अभी भी चार्ज कहां जाएगा? ऊपर की तरफ ही जाएगा। अभी भी एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, चार्ज ऊपर की तरफ ही जाएगा। मानते हो? क्लियर। अच्छा, वेलोसिटी आपने और बढ़ा दिया। मान लो बढ़ते बढ़ते आपके मैग्नेटिक फोर्स हो गया है 50 न्यूटन, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी कितना बना हुआ है? 100 न्यूटन। तो अभी भी नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ 50 न्यूटन, है कि नहीं? तो अभी भी चार्ज किधर की तरफ मुड़ेगा? किधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा? ऊपर की तरफ। सब लोग एग्री करते हो? तो ऐसा होता रहेगा कब तक? जब तक कि ना आपके मैग्नेटिक फोर्स हो जाए 100 न्यूटन नीचे की तरफ। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन नीचे की तरफ, वैसे ही क्या सिचुएशन अराइज होगा बताओ जरा? जैसे ही आप 100 न्यूटन कर देंगे, है ना, वैसे ही क्या सिचुएशन अराइज होगा बताओ? ऊपर की तरफ भी 100 न्यूटन, नीचे की तरफ भी 100 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? 0। तो क्या अब इस वक्त अब चार्ज के पास कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा ना। अरे भाई नेट फोर्स ही जब 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है जानते हो? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। कितने लोग समझ रहे हो? तो जिस वेलोसिटी से आपने चार्ज को भेजा होगा उस वेलोसिटी के डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में किसी भी किस्म के चेंज नहीं होगा। कितने लोग समझ गए हो? इसके जस्ट पहले तक चेंज हो रहा था, कुछ नहीं तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा था। सर कैसे सर? क्योंकि आपके पास नेट फोर्स था, फोर्स था तो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, डायरेक्शन तो चेंज हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था। कितने लोग समझ रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहा था ना लाला, क्लियर है। लेकिन जैसे ही फोर्स आपके नीचे वाला मैग्नेटिक फोर्स 100 न्यूटन हो गया है तो नेट फोर्स हो गया 0, तो वेलोसिटी आप कांस्टेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी में किसी भी किस्म का चेंज अब देखने को नहीं मिलेगा। ये बात सब एग्री करते हो? ठीक है। अगर अभी भी आपने फोर्स और बढ़ाया, अगर मैंने फोर्स को और बढ़ा दिया तो नतीजा क्या होगा?
अब नीचे वाला फोर्स ताकतवर हो जाएगा। अब नीचे मैग्नेटिक फोर्स 100 से मान लो आपने 150 न्यूटन कर दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ है 100 न्यूटन, जबकि मैग्नेटिक फोर्स है नीचे की तरफ 150 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हुआ? 50 न्यूटन डाउनवर्ड हुआ। तो अब की बार इस चार्ज का एक्सीलरेशन होगा नीचे के तरफ, और चार्ज का जो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ अचीव करना शुरू कर देगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? क्लियर है? समझ गए ना? तो यहां से एक कहानी जन्म देता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। मैंने पूरा कहानी पहले सुना दिया, अब हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से, है ना। अब ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है ध्यान से समझो। सेम जो अभी अभी बताया यही कहानी है। जो हमने बोला है उसको अब क्रिएट करना है, उसको अब रेडी करना है, तैयार करना है ना। तो हम क्या चाह रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ बन जाए? ऊपर की तरफ। तो ये ब्लैक पेन देख रहे हो मेरे हाथ का, देख पा रहे हो? तो मैं इस ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कौन सा फील्ड का डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो बताओ इस कमरे में जो भी चार्ज मैं लेके आऊंगा, पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? F बराबर Q इंटू ई होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये बात एग्री करते हो? तो ऊपर की तरफ चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है इस तरफ, यानी कि आप समझ लीजिए आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मैंने लगाया मैग्नेटिक फील्ड। आप अपने अपने जगह बैठ के अपने लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड इमेजिन करो। आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लगा दो मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? ठीक है। और अब हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं जिसमें वेलोसिटी दे रहे हैं आपके तरफ, यानी कि आप समझ लीजिए आप एक चार्ज को थ्रो कर रहे हैं अपने से सामने की तरफ। कितने लोग इमेजिन कर लिए हो? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके छत के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपके बायां हाथ से दायां हाथ के दीवार की तरफ, लेफ्ट हैंड वॉल से राइट हैंड वॉल की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करिए और चार्ज को अपने सामने के दीवार की तरफ थ्रो करिए। कर दिया सबने? हाथ उठाओ। सबने अगर कर दिया है तो आगे बढ़े हम। सबने दिमाग में बैठा लिया है? वेरी गुड। अब चलते हैं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने लोगों को समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ जाएगा? इसमें तो बड़ा आसान है, ई के डायरेक्शन में फोर्स है ना। मैग्नेटिक फोर्स कैसे पता चलेगा? तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाइए ना, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, FBI याद आया है ना। तो फोर FBI याद आया, लेफ्ट हैंड से इमेजिन करिए FBI। बी के तरफ अपने अंगूठा लगाइए, बी के तरफ, ये फर्स्ट फिंगर को बी के तरफ सेट करिए अपने लेफ्ट हैंड का, और करंट के डायरेक्शन को सेट करिए अपने से सामने के दीवार की तरफ। तो देखिए अंगूठा नीचे की तरफ गया होगा। कितने लोगों को आ गया? चेक करो। अपना लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करिए, फर्स्ट फिंगर को अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड वॉल की तरफ सेट करिए और मिडिल फिंगर को अपने से सामने के दीवार की तरफ भेजिए अपने से दूर। तो देखिए अंगूठा नीचे की तरफ आया क्या? सबके आया? जल्दी हाथ उठाओ। आ गया ना? पक्का आ गया सबका? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, देखते हैं इसको समझ पाते हो कि नहीं पाते हो। अपने स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हो सब लोग? देखिए जो नीचे एक येलो कलर का प्लेट दिख रहा है, नीचे और ऊपर येलो कलर। तो जो लाल रंग से देख रहे हो वो किसका डायरेक्शन दिखाया हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा बेटा? ऊपर के तरफ लगेगा, ठीक है। जो नीले रंग से आप देख रहे हो ना, ब्लू, बीचों बीच एकदम ब्लू, वो किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। एक पॉजिटिव चार्ज को वेलोसिटी दिया है, ठीक है। और ये बताओ सबको वो दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर के अंदर एक रेड डॉट, नीचे की तरफ देखो पिंक कलर से लिखा हुआ है B, वो क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉट से मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का मतलब किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ? आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस से इनवर्ड होता है ना। अब दिमाग लगाओ, देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा देखो कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फिगर में लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फोर्स पता करो किधर लगेगा? V हो गया सामने की तरफ और B हो गया इस तरफ। देखो जरा, आप वो क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, V क्रॉस B वाला फंडा। तो देखिए नीचे की तरफ आएगा,
कितने लोगों के मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ गया, हाथ उठाओ, ये खुद दिमाग लगाओगे अब। आप फ्लेमिंग का रूल लगा लीजिए या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए, आप देख लीजिए। फ्लेमिंग के हिसाब से चलते हैं, देखो जरा। बी है आपके खुद के तरफ है ना, बी आपकी बार फोटो में आपके खुद के तरफ बी है, पॉइंट डॉट से इंडिकेट किया मतलब प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैंने अपने तरफ बी, ये वाला उंगली अपने तरफ कर लिया, ठीक है। करंट किधर है बेटा, करंट सामने उस तरफ, तो बनाओ उस तरफ। देखो अंगूठा नीचे की तरफ आ गया, सेट हुआ कि नहीं हुआ, सबको देखो जरा। ये उंगली मैंने पीछे की तरफ कर लिया अपने तरफ, ये उंगली कर लिया मैंने करंट की तरफ, तो अंगूठा नीचे की तरफ आया। वेरी गुड, सबका आ गया। तो अब आप मैग्नेटिक फोर्स बनाइए, किधर आएगा, नीचे के तरफ। कितने लोग समझ गए हो, ठीक है, क्लियर, पक्का। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये सिचुएशन अराइज कर दिए, क्या बताओ, हमें दोनों फोर्स बराबर चाहिए ना, नेट फोर्स जीरो होने के लिए, यानी कि हमको एफ ई बराबर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड की बस बात करूं, एफ ई बराबर एफ बी चाहिए, यानी कि कंडीशन क्या होना चाहिए, क्यू ई बराबर, हमसे मैग्नीट्यूड की बात करें, क्यू भी बी, क्यू से क्यू काट दीजिए, वेलोसिटी कितना चाहिए जानते हो, ई बाई बी के बराबर। कितने लोग एग्री करते हो, अगर वेलोसिटी जो आप भेज रहे हो ना वो अगर कितना हो, ई बाई बी के बराबर होगा, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कमरे में लगाया है और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया, उन दोनों के रेशियो के बराबर अगर वेलोसिटी हुआ, तो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ, जीरो। नतीजा क्या होगा, जो ये नीले रंग से देख रहे हो, नीले रंग से, ये कौन सा कंडीशन है, देखो v बराबर ई बाई बी, यानी कि चार्ज सीधे सीधे चलता चला जाएगा, ये कहीं नहीं मुड़ेगा, समझ रहे हो। और अगर वेलोसिटी कमजोर हुआ तो चार्ज किधर मुड़ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। कितने लोग एग्री करते हो, अरे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा तो ऊपर चला जाएगा। और अगर वेलोसिटी उससे ज्यादा हुआ, किससे, ई बाई बी से ज्यादा हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, तो ये चार्ज किधर मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ, समझ गए। तो ये नीचे वाला जो देख रहे हो, ये कौन सा कंडीशन है, अगर भी ग्रेटर देन क्या हो जाए, ई बाई बी, और ये ऊपर वाला जो देख रहे हो, ये भी लेस देन ई बाई बी। कितने लोग एग्री कर गए हो, समझ गए हो ना। तो इस तरीके का कहानी हम तैयार कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसको वेलोसिटी सेलेक्टर क्यों कहते हैं, तो इसको इसलिए कहते हैं, ये लेबोरेटरी में यूज होता है चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को पिक करने के लिए। पिक मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर चार्ज जो हो ना वो इसी रफ्तार से चले। हम चाहते हैं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चले, पर्टिकुलर एक प्रोटॉन मान लो, ठीक है ना। अब देखो प्रोटॉन कोई क्रिकेट का बॉल नहीं है, ठीक है ना, बहुत छोटा पार्टिकल है, प्रोटॉन की बात हम कर रहे हैं, तो इसको ऐसा नहीं कि हम हाथ से पकड़ लेंगे या बंदूक के गोली जितना बड़ा है हम बंदूक में देंगे, स्प्रिंग सेट करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट के दम पे एकदम थ्रो करेंगे, या इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। यानी कि एक स्पेसिफिक रफ्तार देना उसको बहुत कठिन काम है। कितने लोग समझ रहे हो मेरी बात, इतने छोटे पार्टिकल को एक फिक्स रफ्तार देना बहुत कठिन काम है। तो हम साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि हम एक बंच ऑफ प्रोटॉन उठा लेते हैं। बंच ऑफ प्रोटॉन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारा प्रोटॉन इकट्ठा ले लिया और सबको इकट्ठा उस रेंज में थ्रो करवा दिया। उस रेंज में मतलब जितना रेंज का हमें वेलोसिटी चाहिए, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का अगर हमें चाहिए, तो उस रेंज में हमने थ्रो करवा दिया, ठीक है। जैसे ही आप थ्रो करवा दोगे तो कुछ का रफ्तार वो डिजायर रफ्तार से कम होगा, कुछ प्रोटॉन का रफ्तार डिजायर रफ्तार से ज्यादा होगा, और कुछ का डिजायर रफ्तार के बराबर होगा। समझ रहे हो सब लोग। तो हम एक क्या के साइंटिस्ट क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ उठा लेते हैं, जिस भी चीज़ को उनको चाहिए, जो जिस तरीके के पार्टिकल उनको चाहिए, और उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं ना उस रेंज में। तो क्या होता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल का रफ्तार उसी रेंज में होने की वजह से कुछ का रफ्तार एक्चुअल डिज़ायर रफ्तार से ज़्यादा होता है, कुछ का डिज़ायर रफ्तार से कम होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस तरीके का सेटअप, इस तरह के रीजन बनाते हैं। पहले सेटअप जो देख रहे हो, इस तरीके का सेटअप जो बनाया, इसके आगे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसके आगे एक ब्लॉकेज लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ढका हुआ हिस्सा, और इसमें एक छोटा सा क्या कर देते हैं, विंडो छोड़ देते हैं। जो यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा देख रहे हो ना, ये विंडो है। तो होगा क्या, जो जिस चार्ज का रफ्तार है ना, वो क्या करेगा, वो ये जो विंडो आप देख पा रहे हैं,
इस विंडो से क्या होगा, सीधे सीधे बाहर निकल सकता है, कि जो नीले वाला लाइन देख रहे हो ना, तो जिस चार्ज का रफ्तार E/B के बराबर होगा, ठीक है ना, वो एज यूजुअल क्या करेगा, एकदम सीधे सीधे अपने रफ्तार को बिना चेंज किए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0। तो सीधा इस विंडो से निकल के आगे बढ़ जाएगा, जो कि हमें यूज करना होगा, ठीक है ना। और जिसका रफ्तार कम होगा डिजायर रफ्तार से, वो कहाँ मुड़ जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाके यहाँ पे टकरा के इसमें रुक जाएगा। और जिसका रफ्तार ज्यादा होगा वो भी नीचे की तरफ जाके इसमें से टकरा के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इस तरीके से साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिजिसिस्ट क्या करते हैं, उस रफ्तार के, जिस रफ्तार की उनकी ज़रूरत है, चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, उस भीड़ में, उस क्राउड ऑफ चार्ज में से जिस रफ्तार का चार्ज उनको रिक्वायर्ड है अपने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के लिए, उस रफ्तार के प्रोटॉन्स को या चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, वो पिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं अपने काम के लिए। समझ गए हो ना। इसीलिए इस पूरे फिनोमिनन को हम किस नाम से जानते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। समझ गए हो ना। बिकॉज दिस फिनोमिनन इज यूज्ड टू सेलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है कि वो जो पूरा सेटअप कैसे तैयार किया जाएगा आपको समझ में आ गया होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और उसमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो और जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो वो एक दूसरे का ऑपोजिट क्रिएट हो, ठीक है ना, ताकि हमारा जो नेट फोर्स सिचुएशन है वो जीरो की स्थिति हम बनवा सकें जब E/B के बराबर क्या हो, वेलोसिटी हो। समझ गए ना। और सिंपल इस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी कर लेते हैं। एम आई क्लियर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे सेटअप को नोट कर लीजिए और आपका टॉपिक हो जाता है पूरा, ठीक है।